गुड आफ्टरनून गाइज। आज के क्लास में हम पराशरण दाब पढ़ेंगे। बट पराशरण दाब पढ़ने से पहले हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले हम वह टॉपिक जान लेते हैं, फिर हम पराशरण दाब की शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने यहाँ तक जल, जो कि आपका विलायक है, उसको हमने भर दिया। ठीक। और इसमें हमने एक विलेय मिलाया और उस विलेय को हमने ले लिया नमक। विलायक को हमने ए से मान लिया और नमक को विलेय को हमने मान लिया बी। अब अगर हम इसे एक छन्नक के द्वारा छाने तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह विलयन जब हम इसमें डालेंगे तो ये विलयन जो इसमें आएगा, इसमें विलेय और विलायक दोनों मिले हुए होंगे। मतलब कि ये इस छन्नी से छन के ये विलयन टोटल नीचे चला आएगा और ये आपका हो जाएगा विलेय और विलायक दोनों, जिससे आपका ये विलयन बन जाएगा। अगर यहीं पे हम एक दूसरा यूज करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपने ले लिया एक बर्तन और यहाँ पे आपने लगा दिया इसमें पन्नी। अब अगर इस पन्नी में हम ये विलयन डालें जिसमें विलेय और विलायक दोनों मौजूद हैं, तो क्या यह विलयन छन कर नीचे आएगा? नहीं आएगा। यह विलयन छन कर नीचे नहीं आएगा। मतलब इसमें ना तो विलेय नीचे आ पाएगा और ना ही विलायक नीचे छन के आ पाएंगे। तो इस तरीके, और इसमें इस बर्तन में जो है आपके विलेय और विलायक दोनों छन के आ गए। तो इसमें हम जो है इसका नामकरण करते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली। इसको हम कहते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली, जिसमें कि विलयन आसानी से छनकर नीचे आ गए और इसमें ना विलेय नीचे आया ना विलयन नीचे आए, इसलिए इसको हम कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। ये हमारा होता है अपारगम्य झिल्ली। मतलब जिस बर्तन से या जिस झिल्ली से न ही आपका विलेय छन के आ पाए और न ही विलायक आपका आ पाए, उसे हम कहते हैं अपारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है आर पार जाना। अपारगम्य का मतलब जो आसानी से आर पार न जा सके, उसे हम अपारगम्य कहते हैं। तो और तीसरा जो आता है वो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे हम शॉर्ट में SPM कहते हैं। पारगम्य का मतलब जिसमें से विलेय और विलायक दोनों छन के आ जाए। अपारगम्य का मतलब ना विलेय छन के आ पाए और ना विलायक छन के आ पाए। और अर्धपारगम्य का मतलब कि जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा पाते हों, विलेय के अणु नहीं, उसको हम कहते हैं SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सबसे बेटर उदाहरण है आपका अंडे की झिल्ली। आपको पता है कि अंडे के ऊपर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड लेयर होता है। उसके अंदर की जो झिल्ली होती है वह आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करती है। दूसरा होता है अंगूर तथा किशमिश का आवरण। आपको पता है कि अंगूर होता है जो सूख के बाद में किशमिश बन जाता है, तो इसका आवरण होता है। मतलब इसमें से जल तो अंदर जा सकता है बट कोई विलेय अंदर नहीं जा सकता। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया अंगूर तथा किशमिश का आवरण। तीसरा आपका एग्जाम्पल कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और जो चौथा सबसे बेटर एग्जाम्पल है, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में भी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, तो वो है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जिसका फार्मूला है Cu2FeCN6। तो सबसे अच्छी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। अब अगर हम यहाँ पे ये जो झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इस झिल्ली में अगर हम विलेय और विलायक दोनों यहाँ पे डालें तो यहाँ से विलेय तो नहीं आता है, केवल विलायक ही नीचे आ पाता है। देखिए ये विलेय, मान लिया हमने A आपका विलायक है, B विलेय है, तो यहाँ पे हमने विलेन को इसमें डाला तो यहाँ से छन के केवल और केवल क्या आया? विलायक आया। विलेय जो है यहीं पे ऊपर रह गया। तो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब आती है हेडिंग हमारी परासरण की, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए पहले हम ये सोचें कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में बीच में हम SPM मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। इस झिल्ली के एक तरफ हम एक विलयन लेते हैं जो कि आपका डाइल्यूट है, मतलब कि तन विलयन है, और इसके दूसरी तरफ हम एक और विलयन लेते हैं
जो कि आपका सांद्र है। ठीक है, अब इस विलयन के जो कण होंगे, डाइल्यूट विलयन के जो कण होंगे, वो क्या करेंगे, तो वो इनके कण जो है इसकी सतह पर दाब डालेंगे, ऊपर नीचे भी डालेंगे और इस एसपीएन पर भी दाब डालेंगे। इसी तरीके से जो आपके सांद्र विलयन के जो कण हैं वो भी क्या करेंगे, इन पर ये भी अपना दाब डालेंगे, बर्तन की सतह पर भी डालेंगे और इस एसपीएम पर भी दाब डालेंगे। अब हम मान लेते हैं कि डाइल्यूट विलय के जो का जो दाब है वो हम P1 मान लेते हैं और इसके दाब को हम मान लेते हैं P2। तो इस कंडीशन में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 का प्रेशर ज़्यादा होगा या P2 का। तो अब ये डाइल्यूट विलयन है, तो डाइल्यूट विलयन में जो कणों की संख्या है वो कम होगी, तनु विलयन है। और जो सांद्र विलयन है उसका मतलब उसमें कणों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तनु विलयन में कणों की संख्या कम होगी तो इसके कण जो है आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, और ये जितनी अधिक मूवमेंट करेंगे, जितना अधिक इनका गति होगा, उतने ही तेज़ी से ये टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करेंगे तो इनका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सांद्र विलयन में विलय कणों की संख्या ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो वो मूवमेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके कणों की जो गति होगी वो धीमी होगी, और जब कणों की गति कम होगी तो वो टक्कर भी कम गति से दे पाएंगे, और इससे इनका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में जो P1 की वैल्यू होगी, मतलब कि जो आपकी डाइल्यूट विलयन की जो दाब होगा वो सांद्र विलयन के दाब से क्या होगा, अधिक होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो विलायक होगा वो डाइल्यूट विलयन से कॉन्सेंट्रेट विलयन की तरफ जाएगा, मतलब कि तनु विलयन से जो विलायक के कण होंगे वो जाएंगे आपके सांद्र विलयन की तरफ, और ये केवल विलायक के ही कण जाएंगे, केवल और केवल विलायक के ही कण जाएंगे, क्योंकि ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि विलय के कणों को जाने नहीं देगी, केवल और केवल विलायक के कण जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल विलायक के ही कण जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली के जो पोरस होते हैं, मतलब कि जिसे हम कहते हैं रंध्र, वह इतने छोटे होते हैं कि वह केवल वाटर के मालिक्यूल को ही एक दूसरी तरफ जाने देते हैं और किसी विलय या विलायक के नहीं। तो इसलिए यह केवल जो है विलायक जो जाएगा वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट, मतलब कि तनु से सांद्र की तरफ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं परासरण। मतलब कि तो जो परासरण की परिभाषा है वह है जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक मतलब जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करने लगते हैं। यह घटना हमारी परासरण कहलाती है। परासरण के प्रकार क्या हैं, देखिए यहाँ पे ये आपके दो प्रकार के हैं, एक अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। अंतः परासरण को समझने के लिए अगर हम एक बर्तन में जल भरते हैं और इसमें हम एक किशमिश डाल देते हैं, तो बताइए जल जो है वो जल के जो आपके कण हैं वो जल कैसा विलयन आपका होगा, जल आपका होगा तनु विलयन, और किशमिश जो है आपका वो कैसा होगा, सांद्र विलयन। किशमिश के अंदर जो सूख गई है उसके अंदर वो हो जाएगा सांद्र विलयन। अब ये जब इसको पानी में हम डालेंगे, जल में डालेंगे, तो ये किशमिश हमारी फूल जाएगी, फूल के इस तरीके से हो जाएगी। इसका मतलब कि इस किशमिश के अंदर क्या गया है, जल, मतलब ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गया है। ठीक, जल किशमिश के अंदर गया है, इसलिए इस परासरण को हम कहते हैं अंतः परासरण। बाह्य परासरण में हम क्या करें कि एक संतृप्त विलयन लें। संतृप्त विलयन का मतलब गाढ़ा विलयन, ठीक, और उसमें जिसको हमने जल और चीनी से घोलकर बनाया है, और इसमें हम एक अंगूर डाल दें या एक किशमिश डाल देते हैं इसमें, चलिए इसमें किशमिश डालते हैं, तो अब ये क्या अंगूर ही डाल देते हैं, इसमें अंगूर डाल देते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि अंगूर का जो अब ये सांद्र विलयन है आपका, और अंगूर के अंदर का जो विलयन है वो आपका तनु विलयन है। तो यहाँ से जो आपका परासरण होगा वो किधर की तरफ होगा, ये यहाँ से बाहर की तरफ होगा, और ये फिर सूख के किशमिश बन जाएगी। तो इस तरीके से कि अंगूर में से जो आपका विलयन गया है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गया है, इसलिए इसके ऐसे परासरण को हम कहते हैं बाह्य परासरण। अब अगला टॉपिक है परासरण और विसरण, जो कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि परासरण और विसरण में कम से कम 5 अंतर लिखिए। तो ये अंतर क्या है, पहला देखिए, परासरण में जो विलायक होता है वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। बट विसरण में जो अणु होता है वह सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करता है। परासरण में क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है।
विसरण में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पे एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती। परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, विलेय के अणु गति नहीं करते। लेकिन विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। परासरण केवल द्रवों में होता है, विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। परासरण को हम रोक भी सकते हैं, लेकिन विसरण को हम रोक नहीं सकते। विसरण को इसलिए रोक नहीं सकते कि मान लीजिए गैस है आपके घर में, अगर वो गैस लीक हो गया तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, उसे हम रोक सकते हैं नहीं, इसलिए विसरण को रोका नहीं जा सकता है। अब परासरण दाब को समझने के लिए पहले ये इस चित्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ हमने ये एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन के ऊपर हमने ये एक पाइप लगा दिया और पाइप के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। ये है आपका दाब मापी जो कि इसका प्रेशर मेजर करता है। यहाँ हमने एक दाब मापी लगा दी है। यहाँ पे हमने एक विलयन भरा है, ये बीच में आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये है आपका शुद्ध विलायक। ठीक, अब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा आपको पता है वो अधिक होगा, क्योंकि वह शुद्ध विलायक है और इस विलयन में आपका विलायक के साथ विलेय भी मिला होगा, इसलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा। इस कंडीशन में जो परासरण की क्रिया होगी वह किधर होगी, तो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ परासरण की क्रिया आपकी होगी, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा है। अब परासरण की क्रिया का मतलब क्या होगा कि इसमें जो विलयन होगा वह विलयन जो होगा उसके जो कण होंगे वो ऊपर की तरफ उठेंगे और जो शुद्ध विलायक होगा वो कहाँ जाएंगे, उसके कण नीचे की तरफ आएंगे। मतलब ये शुद्ध कण, अब जब ये इसमें से इधर जाएगा तो इसके कणों की संख्या, कण जो होंगे वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे और विलयन जो होगा विलयन की मात्रा ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। अब इस परासरण को रोकने के लिए हम इस पिस्टन से दाब डालेंगे, इस पिस्टन पर इतना अधिक दाब डालेंगे जिससे ये परासरण की क्रिया बंद हो जाए, मतलब कि शुद्ध विलायक से जो आपके शुद्ध विलायक है वो विलयन की तरफ आना बंद हो जाए। इतना दाब डालेंगे और वही जो दाब डाला जाएगा उस उतने दाब को हम दाब मापी से मेजर करेंगे और वही हमारा कहलाएगा परासरण दाब। अर्थात जब किसी विलयन को एसपीएम की सहायता से शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है और इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अधिक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम विलयन का परासरण दाब कहते हैं। मतलब परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि तनु व सांद्र विलयनों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा। तनु का विलयन का परासरण दाब होगा अधिक या सांद्र विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वांट हाफ का नियम। वांट हाफ का नियम है, वांट हाफ ने एक सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत उसने दिया था तनु विलयनों के ऊपर, इसलिए इसके सिद्धांत को तनु विलयनों का हम सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि तनु विलयनों में विलेय के जो कण होते हैं वह गैस की तरह व्यवहार करते हैं, गैस की तरह व्यवहार करते हैं। इसी आधार पर बायल वांट हाफ नियम जो आपका है वो है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अब कुछ बुकों में जो है परासरण दाब को पी से डिफाइन किया गया है और कुछ राइटर ने अपनी बुकों में उसको पाई से डिफाइन किया गया है, तो हम दोनों यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, तो यहाँ पी समानुपाते सी या पाई समानुपाते सी। दूसरा नियम है चार्ल्स वांट हाफ नियम। इन्होंने क्या कहा, वायल वांट हाफ नियम ने अपने नियम में ताप को स्थिर माना था और चार्ल्स ने अपने नियम में सांद्रता को स्थिर माना है। तो इन्होंने कहा कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाते कैपिटल T परम ताप और पाई समानुपाते कैपिटल T मतलब परम ताप।